Hello guys, a very good morning to all of you. Welcome to the official channel of Ayurveda. सुबह के 6 बज रहे हैं और हमेशा की तरह मैं आज भी हाजिर हूँ आपके सामने करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के। ये क्लास हिंदी में होती है और पूरी डिटेल में होती है। तो जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इस चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगर आपको इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर के आई एडोवेरा के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। ये पूरी क्लास हिंदी में होती है, तो हिंदी वाले बच्चों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न, जो कि कल मैंने दिया था आप लोगों को, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना था, उसका सही आंसर आज मैं बता देती हूँ और उसकी डिटेल्स भी आपको दे देती हूँ। पूरे राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में कितने रुपए का खर्च आएगा? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। इसके 4 ऑप्शंस थे। 900 से 1000 करोड़, 500 से 600 करोड़, 200 से 800 करोड़ रुपए और 1000 से 1500 करोड़ रुपए ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 900 से 1000 करोड़ रुपए तक। इसकी डिटेल देख लेते हैं। राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 265 फुट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, जो आर्किटेक्ट भी हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली की वास्तुकला के बाद बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक राम कथा कुंज यानी कि व्याख्यान कक्ष होगा, एक वैदिक पाठशाला यानी कि शैक्षणिक सुविधा भी वहां होगी, एक संत निवास और एक यति निवास आगंतुकों के लिए छात्रावास और संग्रहालय और अन्य सुविधाओं जैसे एक कैफेटेरिया इत्यादि होगा। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर पूरा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। मंदिर का निर्माण लागत 1000 करोड़ तक का है। अगस्त 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। इसके बाद कोरोना काल के बीच ही मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2024 तक अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कितने किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है? 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 32 किलोमीटर या 36 किलोमीटर? तो जो सही उत्तर है वो है 25 किलोमीटर। सरकार की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए हमले की घटना सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे के भीतर किसी भी तरह के ड्रोन या मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी कि यूएएस को उड़ाने की इजाजत नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने 5 अगस्त 2021 को कहा कि नियंत्रण रेखा एलओसी, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी और वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा एजीपीएल समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं ये विश्लेषण यानी कि एनालिसिस बताती हूँ, इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एक सेकंड में बता देती हूँ। यहाँ पे कि जैसे किसने बताया है, तो नागर विमानन मंत्रालय ने ये बात बताई है। कब बताई है? 5 अगस्त 2021 को बताई है। किसके बीच में नहीं आ सकती है? नियंत्रण रेखा एलओसी, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी और वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा एजीपीएल समेत अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में बताया कि अमेंडमेंट एयरक्राफ्ट सिस्टम यूएएस नियम 2021 को 12 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया है। मंत्री ने अपने जवाब में बताया, ये नियम ड्रोन के इस्तेमाल के तमाम पहलुओं से जुड़े हुए हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, स्वामित्व, ट्रांसफर, आयात, ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट का संचालन, फीस का भुगतान और जुर्माना इत्यादि। इसी तरह की
सिविलियन ड्रोन गतिविधियां यूएस नियम 2021 द्वारा नियंत्रित हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर 25 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के उड़ाने की इजाजत नहीं है। प्रतिबंधित इलाकों में केवल केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति होगी, वो भी असाधारण परिस्थितियों में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री किसने? नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा को बताया है। यहाँ पर देखा जा सकता है, एक मिनट में हाईलाइट कर देती हूँ उसे। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया है, लोकसभा में बताया है। और अमेंडमेंट एयरक्राफ्ट सिस्टम किस नियम के तहत 12 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया था? एक क्वेश्चन ये भी है यहाँ पर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, ध्यानचंद या मनमोहन सिंह? तो इसका सही जो उत्तर है वो है ध्यानचंद। इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। इससे रिलेटेड एक और वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है जो कि मैंने कल डाली हुई है, आप उसे भी जाकर के इसके डिटेल के लिए देख सकते हैं। मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अगस्त 2021 को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि प्रधानमंत्री ने कब नाम बदला है? तो 6 अगस्त 2021 को नाम बदला है। किसका नाम बदला है? सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले नाम था, अब क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद। खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन ने पूरे भारत को रोमांचित किया है। उन्होंने कहा कि अब हॉकी में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है, जो आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकेत है। खेल रत्न सम्मान के तहत 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि खेल रत्न सम्मान के तहत कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसने कहा है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा? वाणिज्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, आरबीआई ने, प्रधानमंत्री ने या वित्त मंत्री ने? तो जो सही उत्तर है वो है आरबीआई ने। क्या है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति के मामले में उदार रुख बनाने का निर्णय लिया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति ने नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% तक बरकरार रखा है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किन किन रेट्स में बदलाव नहीं किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, कितने परसेंट पे रेपो रेट है? 4% पे रेपो रेट है। जीडीपी वृद्धि का दर कितना अनुमान लगाया गया है? 9.5%। रेपो रेट क्या होती है? वह रेट होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। इतने क्वेश्चंस बनते हैं। अब आते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास कितने दिन का है? 13 दिन का है, 25 दिन का है, 78 दिन का है या 32 दिन का है? तो सही जो उत्तर है वो है 13 दिन का है। इसके बारे में एनालिसिस देख लेते हैं। भारत और रूस का यह 13 दिवसीय विशाल सैन्य अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त बलों के ढांचे के तहत किया गया है। भारत और रूस राजनीतिक के साथ साथ दोनों देशों के बीच सैन्य रिश्ते भी लगातार मजबूत कर रहे हैं। इसी के चलते इस में दोनों देशों की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण शुरू हो गया है। रूस के शहर वोल्गोग्राड में आतंकवाद रोधी अभियानों पर नजर जमाने एवं अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों के खिलाफ जबरदस्त तैयारी के लिए भारत और रूस एक साथ 1 अगस्त से 13 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किए हुए हैं। भारतीय सेना ने दोनों देशों के विशाल सैन्य अभ्यास के बारे में बताते हुए कहा है कि इंद्र अभ्यास का 12वां संस्करण द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं
कि सैन्य अभ्यास का ये कौन सा संस्करण है, तो सैन्य अभ्यास का ये जो संस्करण है, एक मिनट यहाँ पॉइंट आउट कर देते हैं कि सैन्य अभ्यास का ये इंद्र 2021वां का 12वां संस्करण शुरू हो गया है। ये कितने दिन का है, ये 13 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास है, 1 अगस्त से शुरू हुआ है, ठीक है। और किन किन देशों में हो रहा है, भारत और रूस के बीच हो रहा है। कितने दिवस का हो रहा है, 13 दिवस का हो रहा है, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे किस सेना के प्रमुख हैं, पर्यटन मंत्रालय, जल सेना, थल सेना या बल सेना। तो जो सही उत्तर है वो है जल सेना। विश्लेषण देखते हैं कि थल सेना जनरल MM नरवणे पुणे और गोवा से सटे हुए दक्षिणी कमान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन अपनी पुणे यात्रा के दौरान सेना प्रमुख ने पिंपरी में टाटा मोटर्स का दौरा या जहां उन्होंने यात्री और वाणिज्य वाहनों या किया यहाँ पे है कि पहले दिन अपनी पूरी यात्रा के दौरान सेना प्रमुख ने पिंपरी में टाटा मोटर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने यात्री और वाणिज्य वाहनों तथा इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र ERC की असेंबली लाइन के संचालन का अवलोकन किया। जनरल नरवणे ने पुणे के पास तालेगांव में लार्सन एवं ट्रुम्ब्रो के सामरिक प्रणाली परिसर, ये क्या है, SSC का भी दौरा किया। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकता है कि जो थल सेना के अध्यक्ष, सबसे पहले तो उनका नाम ही बन सकता है कि उनका नाम क्या है, जनरल MM नरवणे। वो कहाँ के दौरे पर आए हैं, 2 दिवसीय पुणे और गोवा से सटे हुए दक्षिणी कमान के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। कितने दिन के दौरे पे आए हैं, 2 दिन के दौरे पे आए हैं। पहले दिन अपनी पुणे यात्रा के दौरान सेना प्रमुख ने कहाँ का दौरा किया, पिंपरी में टाटा मोटर्स का दौरा किया। उन्होंने क्या क्या यहाँ पे किन किन चीजों का अवलोकन किया, यात्री और वाणिज्य वाहनों का इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र यानी कि ERC का असेंबली लाइन के संचालन का अवलोकन किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। IPL 2021 की दूसरे चरण का शुरुआत कहाँ होगा, कनाडा में, ब्रिटेन में, UAE में या इंडिया में। तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ पे UAE में। विश्लेषण देखते हैं। IPL के बाकी बचे हुए 31 मुकाबले 23 दिन में दुबई, शारजाह और अबू धाबी में खेले जाएंगे। UAE में 27 दिनों की अवधि में कुल 31 मैच खेले जाएंगे। IPL के दूसरे चरण का आगाज 19 सितंबर 2021 से हो जाएगा। UAE में 13 मैच दुबई में करवाए जाएंगे, 10 मैच शारजाह में होंगे जबकि 8 अबू धाबी में आयोजित किए जाएंगे। 7 मैच डबलर हैंडल होंगे जिसमें पहले मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार 3:30 बजे होगी, वहीं शाम को आयोजित होने वाले सभी मैचों की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी। यहाँ क्वेश्चंस क्या बन सकता है कि IPL के बचे हुए मुकाबले 27 दिन में कहाँ कहाँ होंगे, दुबई, शारजाह और अबू धाबी में खेले जाएंगे, ठीक है। UAE में कितने दिन की अवधि में कितने मैच खेले जाएंगे, 27 दिनों की अवधि में कुल 31 मैच खेले जाएंगे। और कहाँ कहाँ कितने कितने मैच होंगे, 13 मैच दुबई में करवाए जाएंगे, 10 मैच शारजाह में होंगे, 8 अबू धाबी में आयोजित किए जाएंगे और 7 मैच डबल हैंडर होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। किसने कहा है कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप होनी चाहिए, राज्य सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है या विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है। सही उत्तर है विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन EAS की एक बैठक को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र पर दृष्टिकोण के बढ़ते अभिसरण पर भी प्रकाश डाला। EAS बैठक में अपने संबोधन में जयशंकर ने म्यांमार पर आसियान 5 सूत्री आम सहमति का भी समर्थन किया और एक विशेष दूत की नियुक्ति का स्वागत किया। विदेश मंत्री ने 4 अगस्त को ब्रिटेन के अपने समकक्ष डोमिनिक राब से भी बात की और द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया। अलग से विदेश मंत्री S जयशंकर ने आसियान भारत विदेश मंत्री की एक बैठक को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने संपर्क सहित कई मुद्दों को रेखांकित किया तथा कहा कि भारत
माल समझौते में व्यापार की शीघ्र समीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा है। यहां से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्री ने किस बैठक को संबोधित किया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की एक बैठक को संबोधित किया है। कैसे संबोधित किया है? डिजिटल तरीके से। ठीक है, किस दृष्टिकोण पे बात हुई है? हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण पर बात हुई है, उसके बढ़ते अभिसरण पे प्रकाश डाला है उन्होंने। कब हुई है? 4 अगस्त को। कहाँ हुई है? ब्रिटेन में हुई है। कहाँ, किसके समकक्ष बात की गई है? डोमिनिक राब से द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसने ई जेल परियोजना शुरू की है? राज्य सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, बिहार सरकार ने, गुजरात सरकार ने? तो जो सही उत्तर है वो है गृह मंत्रालय ने जारी की है, शुरू की है। गृह मंत्रालय ने ई परियोजना, ई प्रिजनर प्रोजेक्ट के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। कितने? 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। इस परियोजना का उद्देश्य देश की जेलों के कामकाज का कंप्यूटरीकरण करना है। इसे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत ई जेल डेटा को पुलिस और कोर्ट सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। ई जेल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य स्तंभों के बीच आवश्यक जानकारी और होने वाली त्रुटियों और लगने वाले समय, जो प्राय बड़ी चुनौतियों का कारण बनता है, जैसे परीक्षण की लंबी अवधि, खराब सजा, दस्तावेजों का पारगमन, नुकसान को कम करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि गृह मंत्रालय ने, किसने ई जेल परियोजना, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही है जो आज मैंने बनाया है कि गृह मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 99 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। किसने शुरू किया है? गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जेलों के कामकाज और कंप्यूटरीकरण करना। ठीक है, इसे कहाँ लागू कर दिया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोटर स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी मोटो जीपी के लिए किस मशहूर अभिनेता को अपना इंडिया एम्बेसडर बनाया गया है? सलमान खान, जॉन अब्राहम, विद्युत जामवाल या टाइगर श्रॉफ? तो जो सही आंसर है वो है जॉन अब्राहम। रफ्तार के शौकीन खेल प्रेमियों के पसंदीदा खेल मोटो ग्रांड प्री टूर्नामेंट को भारत में अब एक नया सहारा मिल गया है। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी मोटर स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी मोटो जीपी के लिए मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया एम्बेसडर बनाया हुआ है। जॉन खुद भी मोटो जीपी के फैन रहे हैं और अब वह एक यूरो स्पोर्ट्स के कैंपेन के जरिए भारत में बड़ी संख्या में दर्शकों तक मोटो जीपी का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि उन्हें, जॉन अब्राहम को किसका बनाया गया है वो ब्रांड एम्बेसडर? तो यहाँ पे है कि पसंदीदा खेल पसंदीदा खेल मोटो ग्रांड प्री टूर्नामेंट ने बनाया है। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मिलकर बनाया है। मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाया है। किस अभिनेता को बनाया है? जॉन अब्राहम को बनाया है। ठीक है, और वो किस कैंपेन के जरिए? यूरो स्पोर्ट्स कैंपेन के जरिए वो इसका प्रचार करेंगे, मोटो जीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के विशेष व्यापार दूत श्री टोनी एबट की बैठक किसके साथ होनी है? प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री? तो जो सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री के साथ होनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट से मुलाकात की, जो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के विशेष व्यापार दूत के रूप में 2 से 6 अगस्त तक की भारत की यात्रा पर आए हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि नरेंद्र मोदी ने किससे मुलाकात की है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट से मुलाकात की है।
टोनी एबट से मुलाकात की है, जो भारत के लिए प्रधानमंत्री के विशेष व्यापार दूत के रूप में आए थे। यहाँ क्वेश्चन बनता है किसके रूप में आए थे? व्यापार दूत के रूप में आए थे। और कब तक रुके थे? 2 से 6 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रुके थे। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र रणनीतिक भागीदारी और क्षमताओं के पूर्ण दोहन के लिए द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उन लोगों ने किस पर विचार विमर्श किया? द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के तरीके पर विचार विमर्श किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने से दोनों देशों को कोविड-19 महामारी से पैदा आर्थिक चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। कल के लिए यानी कि कमेंट बॉक्स में मैसेज करने के लिए यहाँ पे आपके लिए है एक अभ्यास प्रश्न, जो कि है आईआईटी रुड़की ने जिस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? किस राज्य के लिए आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है ये? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या दिल्ली? तो जो सही उत्तर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। जिन लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो वो लोग इसे लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ आपको कहना हो या कुछ आपको पूछना हो या कैसा लगा आपको ये सेशन ये बताना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके यहाँ हमसे डायरेक्ट जुड़ करके पूछ सकते हैं। जिन लोगों को इस पूरी क्लास का PDF का वीडियो पूरी क्लास की जो PPT है उसका वीडियो वो PDF चाहिए, तो आप हमारे आई एडोवेरा के ऐप से जुड़ करके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ले सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे हमारा ऐप आई एडोवेरा के नाम से अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने किया हुआ है वो एक बार बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।